नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा एंड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा। सही है। अब जो हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा है ये हमारे पास रेफर करता है ऐसी रेडिएशंस को जिसे हमारे पास सब्सटेंस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सही है। और हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएगा और स्पेसिफिक वेव लेंथ के अंदर हमारे पास यूनिक स्पेक्ट्रम बनाएगा। सही है। स्पेक्ट्रम बनेगा किसके अंदर, इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होगा कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, सही है, फर्ज कर लो कि एनर्जी जब एब्जॉर्ब की तो उसने किसके ऊपर की, एक वेव लेंथ के ऊपर की। सही है। लेकिन जब उसने इमिट की एनर्जी तो उसने एक लॉन्गर वेव लेंथ के ऊपर इमिट जाके एनर्जी की। इसे हम नाम देते हैं फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा का। इट अकर व्हेन अ सब्सटेंस रिलैक्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट रिलीजिंग एक्सेस एनर्जी एज अ फोटोन। जब E2 से हमारे पास फर्ज कर लो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है E2 से E0 की तरफ। सही है। E1 हमारे पास क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा का। अब हमारे पास फ्लोरेसेंट स्पीशीज़ क्या होती हैं। फ्लोरेसेंट स्पीशीज़ ऐसे मॉलिक्यूल एटम होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल या एटम होते हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एक वेवलेंथ के ऊपर, लेकिन एनर्जी को इमिट करेंगे लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर। सही है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लोरेसेंस। प्रोसेस को फ्लोरेसेंस का नाम देंगे, लेकिन ऐसे एटम या मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देंगे, फ्लोरेसेंट स्पीशीज़ का। अब जो फ्लोरेसेंट स्पीशीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। टिपिकली तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास रिजिड होता है और प्लेनर एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। सही है। इनके अंदर हाई कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं किसी चीज़ को, एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ लाइट को। The simplest heterocyclic compounds such as pyridine, furan do not show the molecular fluorescence। ये हमारे पास फ्लोरेसेंस को शो नहीं करते। जो शो करते हैं वो है हमारे पास ऑर्गेनिक डाइज जैसे कि फ्लोरिसिन एंड रोडामाइन। सही है। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लोरेसेंट स्पीशीज के ऊपर स्ट्रक्चर का क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास के टेम्परेचर और सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है हमारे पास फ्लोरेसेंट स्पीशीज के अंदर। मोस्ट मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारे पास क्वांटम एफिकेसी ऑफ फ्लोरेसेंस है वो डिक्रीज होती है अगर तो हमारे पास इन टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज हो। सही है। क्योंकि जो इंक्रीज क्योंकि जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, हमारे पास इंक्रीज करा देता है किस चीज़ को, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो मॉलिक्यूल के अंदर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही है। जो कि हमारे पास क्या करेगी, प्रोबेबिलिटी कोलिजन रिलैक्सेशन करा देगी। सही है। एट डिक्रीज द सॉल्वेंट विस्कोसिटी लीड टू द सेम रिजल्ट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास जो विस्कोसिटी है किसी भी सॉल्वेंट की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये भी हमारे पास सेम रिजल्ट देगा। इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ है, ऑन नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। तो ये अगर तो हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप शो होगा जब हमारे पास कंसंट्रेशन कम होगी किसकी, फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी की, या हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी फ्लोरेसेंट लाइट की इंटेंसिटी की। क्योंकि हमारे पास जो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्पीशीज। सही है। यानी जितनी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी होगी उतनी फ्लोरेसेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कोहेंसिंग एट द हाई कंसंट्रेशन, जब हमारे पास कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो जो कोहेंसिंग है पावर है कंसंट्रेशन के अंदर वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी और इमिट करेंगे फोटोन को फ्रॉम वन फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द अदर मॉलिक्यूल। सही है। तो हमारे पास जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को रीअब्सॉर्ब करके एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर रीच करेगा। और एक हमारे पास फाइनल है कि इनर फिल्टर इफेक्ट, ये भी इसी के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरेसेंस इंस्ट्रूमेंटेशन। फ्लोरेसेंस इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की फ्लोरेसेंस इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, लेकिन इसके अंदर हम दो तरह की वेवलेंथ सिलेक्टर या यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास बॉथ फिल्टर, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फ्लोरोमीटर। इसे हम नाम दे, पहले हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, फ्लोरोमीटर का। इफ द बोथ वेवलेंथ सिलेक्टर आर मोनोक्रोमेटर, अगर तो दोनों वेवलेंथ सिलेक्टर हमारे पास क्या है, मोनोक्रोमेटर, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देंगे स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर का। सही है। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हाइब्रिड होते हैं एंड यूज द एक्साइटेशन फिल्टर अलॉन्ग विद द इमिशन मोनोक्रोमेटर। वो एक्साइटेशन फिल्टर को भी यूज़ करते हैं और मोनो एक्साइटेशन फिल्टर को भी यूज़ करेंगे और इमिशन मोनोक्रोमेटर को भी यूज़ करेंगे।
Fluorescence instrument can incorporate a double beam design in order to compensate for the change in the source radiant power with the time and the wavelength. तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, डबल बीम आएगी, सही है। इसके लिए हम डबल मोनोक्रोमेटर को यूज़ करके एक सिंगल बीम बनाएंगे और हमारे पास वो जो इंस्ट्रूमेंट है दैट करेक्ट फॉर द सोर्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन दैट कॉल्ड स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर, करेक्टेड स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर, उसे हम क्या नाम देते हैं, करेक्टेड स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर। तो कितने तरह के हमने इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ की, एक तो फ्लोरोमीटर, एक स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर और एक करेक्टेड स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर। अब प्रोसेस कैसे होगा हमारे पास, प्रोसेस इसका ऐसा होगा कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं, लाइट के लिए हम यूज़ करेंगे मरकरी लैंप को, सही है। मरकरी लैंप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास सोर्स है, लाइट सोर्स है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मरकरी लैंप यूज़ करेंगे, जियॉन आर्क लैंप यूज़ करेंगे, जियॉन मरकरी आर्क लैंप भी यूज़ करेंगे टिपिकली फ्लोरेसेंस सोर्स के तौर पर। मोनोक्रोमेटर एंड ट्रांसड्यूसर्स आर द टिपिकली सिमिलर टू द दोज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जैसे मोनोक्रोमेटर हमने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर यूज़ किया था, वैसा मोनोक्रोमेटर या ट्रांसड्यूसर हम इधर भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे फोटो मल्टीप्लायर। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हम यूज़ करेंगे दैट आर हाई सेंसिटिव स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर, but CCDS and CIDS are the photodiode array that have become polar in the recent year। पहले हम यूज़ करते थे फोटो मल्टीप्लायर, लेकिन रिसेंटली हम यूज़ करते हैं फोटो डायोड एरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये हमने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर डिटेल में पढ़ लिया, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, कैरेक्टराइज एंड कॉस्ट ऑफ द फ्लोरोमीटर आर स्पेक्ट्रम मच वेरी वाइडली एज विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब हम इसे ज़रा इधर से देखते हैं, सही है। क्या हमारे पास क्या है कि मरकरी आर्क लैंप है, सही है। यहाँ से हमारे पास क्या हो रही है कि बीम हमारे पास बन रही है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रो की बीम बन रही है। यहाँ पे हमारे पास एक लगा हुआ है ग्लास लेंस या कर्टेज लेंस लगा हुआ है, जो कि एनर्जी को क्या करेगा, एक स्पेसिफाई करेगा। यहाँ पे हमारे पास है अपर्चर डिफाइनिंग लाइट बीम, सही है। यहाँ पे हमारे पास अपर्चर डिफाइनिंग लाइट बीम्स लगी हुई हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एक्साइटेशन फिल्टर लगा हुआ है, सही है। एक्साइटेशन फिल्टर क्या करेगा कि एनर्जी को एक्साइटेट करेगा। यहाँ से एनर्जी आई हमारे पास सेल के पास गई, सही है। सेल से एब्जॉर्ब होकर हमारे पास जाएगी डिटेक्टर के पास, लेकिन कुछ एनर्जी जो बच जाएगी वो इस सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। सेल के से सरफेस से टच होने के बाद ये हमारे पास कहाँ पे आएगी, इमिशन फिल्टर से होते हुए। यहाँ पे एक्साइटेशन फिल्टर था जिसने एक्साइट किया, यहाँ पे इमिशन फिल्टर था जिसने क्या किया, इमिटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, सही है। और हमारे पास फ्लोरेसेंस बीम ये हमारे पास आएगी किसके पास, ट्रांसड्यूसर या डिटेक्टर के पास, सही है। ये ट्रांसड्यूसर या डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और एम्पलीफाई करेगा किसके ऊपर, रीड आउट डिवाइस के ऊपर, सही है। और हम इसे रीड कर लेंगे। ये इसकी जो ये हमारे पास डायग्राम है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी नहीं है, लेकिन हमारे पास FTIR और जो हमने इंफ्रारेड के अंदर पढ़ा था डिस्पर्सिव IR, उसकी डायग्राम हमारे पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है कि ये हमारे पास बायोकेमिकल एनालिसिस के अंदर प्रोटीन की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी अगर प्रोटीन के अंदर कोई मिसफोल्डिंग हो गई है तो उसकी स्टडी के लिए यूज़ करेंगे। डायनामिक्स के प्रोटीन की डायनामिक्स या एंजाइम काइनेटिक्स के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर हम इसे फ्लोरेसेंट मार्क आर यूज टू आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस कंडीशन लाइक कैंसर एंड ट्यूमर। यानी हम उसे फ्लोरेसेंस मटेरियल को हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे और बायोप्सी के अंदर या जब हम टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं और टिश्यू को लेते हैं बॉडी से तो उसके अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। यूज इन इम्यूनो एसे सच एज फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर DNA सीक्वेंसिंग या जीनोटाइपिंग के अंदर यूज़ करेंगे। सेल इमेजिंग एंड माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज़ करेंगे। डिटेक्शन ऑफ प्लूटेंट के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर ड्रग डिस्कवरी के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि न्यू ड्रग की डिस्कवरी के लिए अगर हम किसी केमिकल को स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम इसे यूज़ करेंगे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म के अंदर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग फूड इंटरेक्शन हो रहा है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए भी, या हमारे पास ड्रग की कितनी कंसनट्रेशन हमारे पास प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, कितनी ब्लड के अंदर मौजूद है, उसकी स्टडी के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। फूड इंडस्ट्री के अंदर किसी भी फूड के अंदर हमारे पास कलर तो नहीं मिला हुआ, सही है, कोई ऐसा तो केमिकल नहीं मिला हुआ जो कि बॉडी के लिए ज़्यादा हैजर्ड हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी वाटर की प्योरीफिकेशन और इन चीज़ों के प्रोसेस के अंदर भी यूज़ करते हैं। सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि हमारे पास जो
फोटोमेट्री है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इसके अंदर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटी मेजर नहीं कर रहे, क्वालिटी मेजर कर रहे हैं कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है उसकी क्वालिटी क्या है, जो हमारे पास वेव लेंथ आ रही है, ये जो हमारे पास सैंपल है उसकी क्वांटिटी क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एक लास्ट टॉपिक कि व्हाई ऑल मॉलिक्यूल डू नॉट शो फ्लोरेसेंस। सही है, इसका आंसर ये है कि उसके अंदर पहले रीज़न ये हो सकता है कि लेक ऑफ कॉन्जुगेशन हो, क्योंकि जो हमारे पास फ्लोरेसेंस है वो शो होगी किसके ऊपर, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के ऊपर, यानी उसके अंदर पाई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों। तो अगर ये नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगी, तो फ्लोरेसेंस भी शो नहीं होगी। इनसफिशिएंट प्लेनरिटी चाहिए कि जो हमारे पास फ्लोरेसेंट कंपाउंड होते हैं वो प्लेनर होते हैं या नियरली प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, अगर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है तो हमारे पास फ्लोरेसेंस शो नहीं होगी। हाई मॉलिक्यूलर वेट, लार्ज मॉलिक्यूल में हैव मोर एनर्जी लॉस पाथवे रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ द फ्लोरेसेंस। तो ये भी क्या करेगा, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा फ्लोरेसेंस के प्रोसेस को। यहाँ पे हमारे पास फ्लोरेसेंस का चैप्टर ख़त्म हुआ। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अनटिल अल्लाह हाफिज़।